दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें हम बहुत ही आसान भाषा में इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे और परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों को भी कवर करेंगे। दोस्तों ये श्रृंखला प्रारंभिक परीक्षा के साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत पहला अध्याय भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। दोस्तों इसमें हम सबसे पहले जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है उसको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान भाषा में हम ये प्रयास करेंगे कि आप जो है पृष्ठभूमि को समझें, उसके कारणों को समझें, उसके आगे क्या परिणाम हुए किसी भी घटना के उसको भी आप जानें। साथ ही साथ जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए तथ्य हैं आप उनसे भी रूबरू हो सकें ताकि एक साथ प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को तैयार कर सकें। तो शुरू करते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो दोस्तों भारत में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन है ये कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। तो याद रखिएगा भारत में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन है ये अचानक या जो है कोई आकस्मिक घटना नहीं कि एकाएक हो गया। और यूरोप के साथ भारत का जो व्यापारिक संबंध था ये बहुत ही पुराना रहा है। यहाँ तक कि ये जो संबंध है व्यापारिक संबंध यूनानियों के समय से था। मध्यकाल में भी यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत का व्यापार अनेक मार्गों से चलता था। लेकिन सवाल क्या उठता है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि यूरोपियों को एशिया से व्यापार के लिए पुनः जो है नए मार्ग तलाश करने पड़े। कौन सी परिस्थितियां बन गई कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे या यूरोपीय थे उनको एशिया से व्यापार के लिए नए मार्गों की तलाश करनी पड़ गई। क्यों? तो इसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों एक वर्ष है आपके लिए 1453 1453। दोस्तों जब वर्ष 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर को जीत लिया और कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया तो पूर्व और पश्चिम के बीच जो पुराने व्यापारिक मार्ग थे वो तुर्कों के नियंत्रण में आ गए। इस तरह पूर्वी देश और जो यूरोप के बीच के पारंपरिक व्यापारिक मार्ग थे उन पर अंकुश लग गया। तो इस तरह से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उनके कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापारी भारत और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड यानी मसालों के द्वीप के लिए नए और अधिक सुरक्षित समुद्री मार्गों की तलाश करने लगे। और यही सबसे बड़ा कारण था दोस्तों यूरोपीय जो हैं एशिया और इंडोनेशिया से इनके व्यापार करने का। दोस्तों प्रारंभ में यूरोपियों की जो मंशा थी वो व्यापार में लगे अरबों और वेनिसवासी, वेनिस जो कि इटली में है, तो पहले जो यूरोपीय थे उनकी मंशा व्यापार में लगे अरबों और वेनिस वासियों के एकाधिकार को तोड़ना था, तुर्कों की शत्रुता मोल लेने से बचना था और पूर्व के साथ सीधे व्यापार संबंध स्थापित करना था। तो यूरोपियों के लिए अब नए समुद्री मार्ग खोजना उतना कठिन कार्य नहीं था क्योंकि आप जानते हैं कि जो 15वीं 16वीं शताब्दी थी, 15वीं 16वीं जो शताब्दी थी इसमें यहाँ तक यूरोप में पुनर्जागरण और प्रबोधन के परिणाम स्वरूप नई भौगोलिक खोजों को केंद्रीय सत्ता द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा था। जो वहाँ के शासक थे वो नई भौगोलिक खोजों के लिए उत्साहित थे और प्रोत्साहन भी दे रहे थे साहसी नाविकों को। साथ ही साथ जहाज़ निर्माण और समुद्री यातायात में प्रगति हुई और कुतुबनुमा एक यंत्र था। कुतुबनुमा ये क्या था? ये इसको हम दिशा सूचक यंत्र कहें तो ये दिशा सूचक यंत्र था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार था जो नॉर्थ साउथ की दिशा बताता था। तो कुतुबनुमा का जो दिशा सूचक का आविष्कार हो गया और इसके कारण यूरोपीय लोग अब ये कार्य करने में अच्छी तरह से समर्थ थे। नए समुद्री मार्गों की खोज का पहला कदम किसने? पुर्तगाल और स्पेन ने उठाया था। तो जो नए समुद्री मार्ग थे दोस्तों आप जान लीजिए, नए समुद्री मार्ग की खोज का
जो पहला कदम है वो कौन कौन से देश, पुर्तगाल और स्पेन, ये दो देश अग्रणी थे नए समुद्री मार्गों की खोज में। तो याद रखिए, नए समुद्री मार्गों की खोज का पहला कदम पुर्तगाल और स्पेन ने उठाया और इन देशों के नाविकों ने अपनी अपनी सरकारों की सहायता से भौगोलिक खोजों का एक नया युग आरंभ किया। और इसी पृष्ठभूमि में आप जान लीजिए कि स्पेन का एक नाविक था कोलंबस। स्पेन का नाविक जो था कोलंबस, इसने 1492 देखिए ये बहुत पुराने समय की बात है। 1492 में जो है भारत की खोज में कोलंबस निकला था, लेकिन वह भटक कर अमेरिका चला गया। तो इस तरह उसने अमेरिका की खोज की। 1492 में जो कोलंबस था भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन वह भटक कर अमेरिका चला गया। तो इस तरह उसने अमेरिका की खोज की। इसके अलावा 1498, ये वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। 1498 में पुर्तगाल के नाविक वास्को डिगामा, पुर्तगाल का नाविक वास्को डिगामा, याद रखिएगा, पुर्तगाल का नाविक जो था वास्को डिगामा, ये एक नए समुद्री मार्ग की खोज निकाला, जिससे वो उत्तमाशा अंतरीप यानी केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटते हुए भारत के कालीकट जो तट था केरल पर पहुंचा। और उत्तमाशा अंतरीप की खोज पुर्तगाली खोजकर्ता बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा की गई थी। तो बार्थोलोम्यू डियाज जो है, इसको याद कर लीजिए, बार्थोलोम्यू डियाज, ये एक पुर्तगाली नाविक था। और इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये जान लीजिए कि ये 1487 में ये उत्तमाशा अंतरीप पहुंचा था और उस जगह को तूफानी अंतरीप का नाम दिया था। और 17 मई 1498 को पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा समुद्री मार्ग केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। तो ये जो है क्रम है कि स्पेन और पुर्तगाल और स्पेन के जो नाविक थे, ये नए समुद्री मार्ग की खोज में अग्रसर हुए। वो साहसी लोग थे और उनकी सरकारों से उनको समर्थन भी मिला था। स्पेन का जो एक यात्री था कोलंबस, वो 1492 में भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन अमेरिका की खोज उसने कर ली। और वास्को डिगामा पुर्तगाल का यात्री था, पुर्तगाल का नाविक था। इसने 1498 में उत्तमाशा अंतरीप यानी केप ऑफ गुड होप के जरिए जो है वो भारत की खोज की और वो भारत के कालीकट तट यानी केरल पर पहुंचा था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। देखिए, कैप्टन कुक ये ब्रिटेन का नाविक था, कैप्टन था। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, याद रखिएगा। और हालैंड के तस्मान ने न्यूजीलैंड और वान डीमन्स लैंड यानी वर्तमान में तस्मानिया की खोज की थी। तो अब आइए इसके बाद आइए जान लेते हैं कि भारत में जो यूरोपीय व्यापारिक शक्तियाँ या यूरोपीय व्यापारिक जो देश थे या यूरोपीय कंपनियाँ जो थीं, उनके भारत आगमन का क्रम क्या था। तो सबसे पहले देखिए, इसको हम ऐसे क्रम से देखते हैं, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम क्या था। तो इसको याद भी कर लीजिए। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे, क्योंकि वास्को डिगामा जो है ये पुर्तगाली यात्री था। दूसरे क्रम पर, यहाँ पर हम 1 2 कर दें, दूसरे क्रम पर जो थे वो थे डच थे। देखिए, पुर्तगालियों के बाद डच आए थे। फिर तीसरे नंबर पर अंग्रेज आए थे और चौथे नंबर पर डेन और पांचवें पर आपके आए थे फ्रांसीसी। और ये सभी लोग पहले तो मुख्य रूप से व्यापार के क्रम में ही आए थे।
तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सबसे पहले जो है पुर्तगाली आए थे, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन और उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। तो आइए अब एक क्रम से देखते हैं पुर्तगालियों का आगमन। सबसे पहले भारत में जो यूरोपीय शक्ति आई उसमें पुर्तगाली जो हैं वो प्रथम थे। अब आइए प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टि से देख लेते हैं कि पुर्तगालियों का जो भारत में आगमन हुआ उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उनको हम जानते हैं। तो भारत में आने वाली पहली जो शक्ति थी यूरोपीय शक्ति ये पुर्तगाली थी। तो पुर्तगाल का यात्री जो है वो सबसे पहले भारत पहुंचा था। दोस्तों सबसे पहले मई 1498 में वास्को डी गामा, यहाँ पर नोट करते चलते हैं तो थोड़ा सा आपको देखने से विजुअल जो चीज़ें होती हैं उनसे भी आपको याद करने में आसानी होती है। तो डेट भी याद रखिएगा। वास्को डी गामा सबसे पहले 1498 में जो है उत्तमाशा अंतरीप यानी केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटते हुए एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जहां कालीकट के हिंदू शासक जिसकी उपाधि जमोरिन थी, याद रखिएगा, कालीकट के हिंदू शासक जिसकी उपाधि जमोरिन थी उसने उसका स्वागत किया था। वास्को डी गामा ने कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त किया जिसका अरबी व्यापारियों ने विरोध किया था। विरोध का कारण आर्थिक हित था और अंततः वास्को डी गामा जिस मसाले को लेकर वापस स्वदेश लौटा था वो पूरी यात्रा की कीमत के कितने 60 गुना दाम, देखिए बहुत बड़ी कीमत होती है, पूरी यात्रा का जितना खर्च हुआ था वास्को डी गामा के, तो वो जो मसाले लेकर स्वदेश लौटा तो पूरी यात्रा की कीमत के 60 गुना अधिक दाम पर बिका। और इस लाभकारी घटना ने अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी भारत आने के लिए आकर्षित किया। और आप जान लीजिए कि पूर्व के साथ व्यापार के लिए इस्तादो द इंडिया नामक कंपनी की स्थापना की गई। वास्तव में पोप एलेक्जेंडर जो 16 था, पोप एलेक्जेंडर 6 था, उसके द्वारा 1453 में पूर्वी सामुद्रिक व्यापार के लिए आज्ञा पत्र दे दिया गया था। सन 1500 में पेड्रो अल्वरेज कैब्राल, देखिए सन 1500 में पेड्रो अल्वरेज कैब्राल के नेतृत्व में 2 जहाजी बेड़े भारत आए। 1503 में काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने कोचीन के पास अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप जान लीजिए कि जब वास्को डी गामा यहाँ पर भारत आया था उसका कालीकट तट पर जमोरिन ने स्वागत किया, लेकिन अरबों ने पुर्तगालियों का विरोध किया था आर्थिक कारणों से, और क्योंकि उनको आर्थिक नुकसान होता। वास्को डी गामा द्वारा भारत से ले जाया गया मसाला उसकी पूरी यात्रा खर्च के 60 गुना से अधिक दाम पर बिका और यूरोपीय व्यापारी अफ्रीका से सोना, हाथीदांत और गुलाम जैसी चीज़ें ले जाते थे। 1502 में वास्को डी गामा जो था ये पुनः भारत आया। ये 1498 में तो आया था, दूसरी बार ये 1502 में भारत आया। और आप जान लीजिए कि 1503 में पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कोचीन में स्थापित किया था। 1503 में कोचीन में पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग या कोठी स्थापित किया था। दोस्तों पुर्तगालियों ने अपना दूसरा दुर्ग जो है ये 1505 यानी 1505 में कहाँ पर, कन्नूर में बनाया था, ये भी याद रखिएगा। पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी 1503 में कोचीन में और दूसरी 1505 में कन्नूर में बनाया गया। इसके अलावा 1509 में गुजरात और मिस्र के संयुक्त बेड़े को फ्रांसिस्को डे अल्मीडा ने पराजित किया था। और दोस्तों आप जान लीजिए भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय शक्ति जो हैं वो पुर्तगीज थे, ये याद रखिएगा।
और दोस्तों थोड़ा सा पुर्तगाली वायसरायों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं पुर्तगाली वायसराय से। तो देखिए, सबसे पहले पुर्तगाली वायसराय जो है वो था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा, यहाँ पर नाम लिख देते हैं, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। और इसका जो समय काल है 1505 से 1509 ईस्वी। तो याद रखिएगा, फ्रांसिस्को ड अल्मीडा भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। उसने भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मजबूत सामुद्रिक नीति का संचालन किया, जिसको कि ब्लू वाटर पॉलिसी इसने अपनाया था। फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई थी, जिसको कि शांत जल की नीति भी कहा जाता है। 1508 में वह चौल के युद्ध में गुजरात के शासक से संभवतः परास्त हुआ, लेकिन 1509 में दीव के युद्ध में उसने महमूद बेगड़ा, मिस्र तथा तुर्की शासकों के समुद्री बेड़े को पराजित किया था। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि फ्रांसिस्को द अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। दूसरा कौन था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अल्फांसो डी कर दीजिए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसके बारे में भी आप जान लीजिए। इसका ये जो वायसराय था, इसका समय काल 1509 से 1515 तक था। 1509 से 1515 तक फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क ये दूसरा वायसराय बनकर आया। उसने अल्मीडा की ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद कराया। 1510 में उसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अल्बुकर्क ने 1510 में जो है ये गोवा छीन लिया था। गोवा छीन लिया किससे? तो याद रखिएगा, 1510 में अल्बुकर्क ने जो है ये बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया और यहीं से पुर्तगाली साम्राज्य की नींव भी पड़ी। साथ ही गोवा की विजय ने दक्षिणी पश्चिमी समुद्री तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व की मुहर लगा दी थी। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगाली साम्राज्य का, याद रखिएगा, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है ये फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क है। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, बार बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। दोस्तों आप जान लीजिए कि विजयनगर शासक कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाज़त दी। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारत में स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया और अल्बुकर्क ने 1511 में मलक्का द्वीप और 1515 में हारमुज पर अधिकार किया था। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि अल्बुकर्क ने दोस्तों गोवा में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। अल्बुकर्क ने गोवा में जो है वो सती प्रथा वहाँ प्रचलित थी, उसको उसने प्रतिबंधित किया। ये उसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य माना जा सकता है। अब जो तीसरा जो है दोस्तों आप जान लीजिए कि गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की राजधानी कब बना था? ये 1530 में बना था। और ये तो महत्वपूर्ण तथ्य है, लेकिन जो अगला वायसराय था वो नीनो डी कुन्हा था। नीनो डी कुन्हा ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में जो पुर्तगालियों का तीसरा वायसराय, इसको देख लीजिए, नीनो डी कुन्हा, और इसका जो शासनकाल रहा है वो 1529 से 1538 तक रहा है। ये नीनो डी कुन्हा अल्बुकर्क के बाद सबसे महत्वपूर्ण वायसराय था और 1530 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी इसने बनाया था। अभी हमने बात भी किया था कि 1530 में दोस्तों गोवा जो है पुर्तगालियों की राजधानी बना और ये कार्य नीनो डी कुन्हा के समय में हुआ था।
दोस्तों आप जान लीजिए नीनो डी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात के दौरान जहाज पर उसकी हत्या करके बसीन और दीव पर आधिपत्य कर लिया था। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर एकाधिकार कर लिया और कार्टेज आर्मेडा पद्धति लागू की, जो एक प्रकार का लाइसेंस था। यदि कोई देश या व्यक्ति अपने जहाज को किसी एशियाई देश में भेजना चाहता था, उसे कार्टेज लेना आवश्यक था, जिसके लिए निर्धारित शुल्क देना होता था। और आप जान लीजिए अकबर ने भी समुद्री व्यापार के लिए कार्टेज स्वीकार कर लिया था। पुर्तगालियों के आगमन से भारत में क्या क्या चीज़ें आई, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। पुर्तगाली भारत आए तो उससे कई चीज़ें भारत आई भी। ऐसा नहीं है कि पुर्तगालियों ने केवल भारत से अपने व्यापारिक लाभ के लिए कार्य किया, हालांकि उनका पहला उद्देश्य तो व्यापार ही करना था। लेकिन आप जान लीजिए पुर्तगालियों के आगमन से भारत में क्या क्या चीज़ें आईं। तो ये एक तो तंबाकू आया, जो कि आज बहुत ही जानलेवा उत्पाद बन गया है। तंबाकू आया, लाल मिर्च, इसके अलावा आलू, टमाटर, जहाज़ निर्माण। पहले अपने यहाँ जहाज़ निर्माण का कोई वो नहीं था, जहाज़ निर्माण। और इसके अलावा दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत है। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत ये पुर्तगालियों से ही हुई थी। तो ये इतनी चीज़ें पुर्तगाल से भारत को मिली। एक तो तंबाकू, लाल मिर्च, आलू, टमाटर की खेती, जहाज़ निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस। दोस्तों भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के पतन के जो कारण थे उसमें मुख्य रूप से आप जान लीजिए धार्मिक असहिष्णुता, भारतीय व्यापारियों से लूटपाट, भारतीय महिलाओं के साथ वैवाहिक नीति आदि का जो है मराठे और मुगलों के द्वारा विरोध किया जाना, ये भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के पतन के कारण थे। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ और चार्ल्स द्वितीय को भारत में बम्बई क्षेत्र दहेज के तौर पर प्राप्त हुआ। कितने आश्चर्य की बात है कि जो है भूमि किसी और की और या जो संप्रभुता है किसी और देश की, लेकिन कोई और देश उसको दहेज के रूप में अपने शादी विवाह में या अपनी राजकुमारी के शादी विवाह में दहेज दे रहा है। देखिए बम्बई क्षेत्र जो है ये भारत का है, लेकिन उस समय जो देखिए ये लोग कितने शक्तिशाली थे, चतुर थे कि 1661 में जब पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ और चार्ल्स द्वितीय को भारत में बम्बई क्षेत्र दहेज के तौर पर प्राप्त हुआ। बाद में 1668 में बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश कंपनी को दे दिया गया। साथ ही तत्कालीन स्पेन में पुर्तगाल के शामिल हो जाने पर स्पेन सरकार का कंपनियों पर नियंत्रण बढ़ गया, जिससे पुर्तगालियों की उपनिवेश संबंधी गतिविधियां पश्चिम की तरफ उन्मुख हो गई थी। तो ये तो था भारत में जो पुर्तगाली थे उनका। पुर्तगालियों ने ऐसे थोड़ा सा कुछ और तथ्य चर्चा तो कर लिया है, लेकिन इस पर विशेष फोकस कर लीजिए कि गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की राजधानी 1530 में नीनो डी कुन्हा के समय में बना। पुर्तगालियों ने दीव और दमन पर जो है 1535 में दीव पर और दमन पर 1559 में अधिकार कर लिया था। दोस्तों गोवा जो है, गोवा आप जान लीजिए कि पुर्तगाली वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में थे। गोवा घोड़ों के आयात के लिए प्रसिद्ध था और पुर्तगाली एक और तथ्य जान लीजिए, साहसी तो थे ही, साहसी थे, नाविक थे। उस समय जो जल शक्ति जिसकी मजबूत थी या जिसके पास नौकाएं थीं, जहाज़ थे अच्छे, वो मजबूत माने जाते थे। तो पुर्तगाली जो है ये खुद को सागर का स्वामी कहते थे। ये एक चीज़ जान लीजिए, पुर्तगाली स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया से पुर्तगालियों को डचों ने बाहर किया था और 1503 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने तुर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित करके हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया था।
और जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि पुर्तगाली भारत में आने वाली पहली यूरोपीय शक्ति थे और सबसे बाद में जाने वाले। तो पुर्तगाली गोवा, दमन और दीव पर, देखिए पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और दीव पर कब तक शासन किया? तो आपको आश्चर्य होगा, स्वतंत्रता के उपरांत भी 1961 तक पुर्तगालियों ने जो है गोवा, दमन और दीव पर शासन करते रहे। और आप जान लीजिए पुर्तगालियों के पास अंतिम रूप से गोवा, दमन और दीव क्षेत्र रह गए थे और 1961 में ये क्षेत्र जो है ये पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ और भारत का अंग बना। तो पुर्तगालियों के बाद दोस्तों डचों के बारे में जान लेते हैं। पुर्तगाली के बाद डच। तो दोस्तों भारत में जो है पुर्तगालियों के बाद डचों का आगमन हुआ। डच जो है वो हॉलैंड के निवासी थे। डच ये हॉलैंड पहले नाम था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या है? नीदरलैंड। जिनको हम डच कहते हैं वो हॉलैंड और वर्तमान में जो देश हमारा नीदरलैंड है उसके निवासी थे। और भारत में आप जान लीजिए कि 1596 में कार्नेलिस डी हाउटमैन केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा और बांटेन पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक था। तो कार्नेलिस डी हाउटमैन, ये भी जान लीजिए कभी परीक्षा में पूछ सकता है। कार्नेलिस डी हाउटमैन या हाउटमैन कहिए। कार्नेलिस डी हाउटमैन जो है ये 1596 में कार्नेलिस डी हाउटमैन केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा और बांटेन पहुंचने वाला पहला डच नागरिक था। और 1602 में, सन 1602 में देखिए वेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 में, याद रखिए। दोस्तों आप जान लीजिए डच संसद ने एक चार्टर जारी करके कंपनी को युद्ध करने, संधि करने, इलाके जीतने और किले बनाने का अधिकार दे दिया था और बाद में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक विशाल व्यापारिक संस्थान की स्थापना की गई। डच प्रारंभ में इंडोनेशिया तक केंद्रित थे और मसालों के व्यापार में संलग्न थे। जब भारत के साथ इनका संपर्क हुआ तब इन्होंने व्यापार में सूती वस्त्र के व्यापार को भी शामिल किया, जिनका इन्हें अत्यधिक लाभ मिला। डचों की जो पहली फैक्ट्री थी वो कब स्थापित हुई? तो दोस्तों डचों की जो पहली कंपनी थी ये आप जान लीजिए 1605 में डचों की पहली कंपनी ये पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम, देखिए डचों की पहली कंपनी पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई थी सन 1605 में। इसके अलावा आप जान लीजिए यहाँ से वो अपने सिक्के भी ढालते थे, लेकिन आगे चलकर नेगापट्टनम या नागपट्टनम को मुख्यालय बना दिया गया। डचों ने दोस्तों 1616 में सूरत में, 1627 में पीपली में और 1653 में चिंसुरा में फैक्ट्री स्थापित की। इसके अलावा 1619 में इन्होंने जकार्ता को जीता था और देखिए 1641 में मलक्का, 1658 में पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया था। और व्यापारिक स्वार्थ से प्रेरित होकर डचों ने भारत में कोरोमंडल समुद्र तट पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की और भारत में उनकी महत्वपूर्ण फैक्ट्रियाँ जो थीं वो पुलिकट, सूरत, कारिकल, चिंसुरा, कासिम बाजार, बड़ा नगर, पटना, बालासोर, नागपट्टनम, कोचीन, मसूलीपट्टनम आदि में थी। और डचों की अधिकांश व्यापारिक फैक्ट्रियाँ कहाँ पर? पूर्वी तट पर थीं, क्योंकि ये इंडोनेशिया से भी जुड़े थे।
इनकी व्यापारिक कोठियाँ या व्यापारिक कंपनियाँ ये पूर्वी तट पर अधिकतर थी, क्योंकि ये सबसे पहले इंडोनेशिया से जुड़े थे और भारत आने के बाद भी ये इंडोनेशिया से जुड़े रहे थे। डचों द्वारा भारत से नील, शोरा और सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था और भारत से वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। डचों की व्यापारिक व्यवस्था का उल्लेख 1722 के दस्तावेजों में मिलता है और ये कार्टेल पर आधारित व्यवस्था थी। डच कंपनी का नियंत्रण जो था, डच कंपनी जो थी इसका नियंत्रण सीधे डच सरकार के पास था, डच सरकार के पास था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप जान लीजिए कि कंपनी अपनी इच्छानुसार विस्तार नहीं कर सकती थी, जो कंपनी के पतन का प्रमुख कारण थी। इसके अलावा अपने प्रतिद्वंदी अंग्रेजों की तुलना में डचों की नौसैनिक शक्ति कमज़ोर थी और दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित रखने के कारण कालांतर में वे भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के साथ निर्णायक प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने 1741 में कोलाचेल का युद्ध हुआ, उसमें डचों को पराजित करके केरल से उनकी राजनीतिक सत्ता समाप्त कर दी थी। और डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हुआ? डचों का जो पतन हुआ ये अंतिम रूप से 1759 में अंतिम रूप से डचों का भारत में जो पतन हुआ अंग्रेजों और डचों के मध्य किस युद्ध से? बेदरा युद्ध हुआ था डच और अंग्रेजों के बीच। इस युद्ध से इनका पतन हो गया था। लेकिन एक तरह से देखा जाए ऐसे इनका पतन तो हो गया, लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो 1602 में हुई थी, भारतीय उपमहाद्वीप पर अगर जो डचों की उपस्थिति देखी जाए तो ये सन 1605 से 1825 तक रही है किसी न किसी रूप में। लेकिन उनका जो प्रभुत्व था और प्रतिष्ठा थी वो जो है समाप्त हो गई थी बेदरा के युद्ध में 1759 में। दोस्तों 1690 तक डचों की जो मुख्य व्यापारिक कोठी थी वो पुलिकट थी और 1690 के बाद डचों ने नागापट्टनम को मुख्यालय बनाया था। तो आज का वीडियो यहीं तक हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं और आगे हम अभी इसमें हमने यूरोपीय कंपनियों का जो भारत में आगमन है उसमें पुर्तगाली और डचों के बारे में जाना, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन और इनकी जो महत्वपूर्ण इनसे संबंधित फैक्ट हैं उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।